Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. आज बारी है काइंड्स ऑफ क्लॉज को देखने का। पिछले क्लास में क्लॉज किसे कहा जाता है इसके बारे में आपको जानकारी मिली। चर्चा में हम फ्रेज का भी नाम लिए थे, लेकिन शायद जैसा मुझे याद है फ्रेज को हमने डिफाइन नहीं किया या फिर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दिया कि क्या डिफरेंस है फ्रेज और क्लॉज में। तो चलिए जल्दी से काइंड्स ऑफ क्लॉज को देखें। उससे पहले जल्दी में हम आपको बता दें फ्रेज क्या है। फ्रेज भी शब्दों का समूह है और क्लॉज भी शब्दों का समूह है। यहां तक दोनों सेम है। फ्रेज का भी प्रयोग किसी वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है, क्लॉज का भी प्रयोग किसी वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है। तो अंग के रूप में मतलब वाक्य अंग के रूप में क्या होते वाक्य के अंग, यानी वो सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कंप्लीमेंट का काम करेगा या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करेगा। और ये सारे फंक्शंस फ्रेज भी करते हैं और ये सारे फंक्शंस क्लॉज के भी होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहां है? एकमात्र डिफरेंस है फ्रेज और क्लॉज में। फ्रेज शब्दों का समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है और वो किसी वाक्य का अंग बन जाता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करता है। बस। तो फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फाइनाइट वर्ब यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। और ठीक क्लॉज में क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट अ फाइनाइट वर्ब और यू कैन से एट लीस्ट ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं हो, और आपको मालूम है 27 फाइनाइट है, यही जड़ है। फाइनाइट अगर आपको समझ में आता है तो क्लॉज आसान है, फ्रेज आसान है, सब कुछ इजी है। तो चलिए जल्दी से दो चार एग्जांपल मौखिक सुन लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे अगर इसकी आवश्यकता महसूस हो। तो देखिए कैसे फ्रेज। आप कहते हो अर्ली टू बेड इज अ गुड हैबिट। अर्ली टू बेड, EARLY, अर्ली टू बेड, अब इज ए गुड हैबिट। ये जो अर्ली टू बेड है ये फ्रेज है, शब्दों का समूह है जो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं सेंटेंस में। अर्ली टू बेड इज फाइनाइट है जिसका सब्जेक्ट है अर्ली टू बेड। इस अर्ली टू बेड में कोई फाइनाइट है नहीं है। तो चलिए फ्रेज। बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। इन द फील्ड एक से अधिक शब्दों का समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। फ्रेज इन द फील्ड। व्हाट टू डू इज नॉट नोन टू मी। आप कहते हैं व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये देखिए फ्रेज है, एक से अधिक शब्दों का समूह, इसमें कोई नहीं फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो बोले सर डू यहां टू के साथ डू है इंफिनिटिव, ये नॉन फाइनाइट, ये डू ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं है, करने का तो वर्ब है, लेकिन वर्ब में कौन सा? नॉन फाइनाइट, टू प्लस V1। फिर आप कहते हैं टू राइट अ लेटर इज एन आर्ट। तो टू राइट अ लेटर, अब इसमें देखिए टू राइट अ लेटर, यहां तक ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू राइट अ लेटर इज ये फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ये जो टू राइट अ लेटर है, इसमें टू है, राइट है, लेटर है, ये सब मिल करके फ्रेज का काम कर रहा है। फिर यहां बोलेगा राइट वर्ब है, टू प्लस V1 नॉन फाइनाइट, ये इंफिनिटिव है जो नॉन फाइनाइट होते हैं। राइट। तो ये सभी फ्रेजेस है। अब क्या तो ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी इन ब्लैक एंड व्हाइट।
in black and white phrase. Life is not a bed of roses. Life is not a bed of roses. A bed of roses, a bed of roses क्या है? एक से अधिक शब्दों का समूह है जो कंप्लीमेंट का काम करे इसके बाद आकर. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये कंप्लीमेंट का काम करे, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, एक से अधिक शब्दों का समूह, फाइनाइट वर्ब नहीं है उसमें. फ्रेश एनफ. अब एक और एग्जांपल सुन लीजिए. द बर्ड इन द ट्री इज ए कक्कू. चिड़िया जो पेड़ पर है वो कक्कू है. तो इन द ट्री फ्रेज है जो बर्ड की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो मैंने कहा जो फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता, वो वाक्य सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कंप्लीमेंट बनेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा. और यही काम क्लॉजेस भी करते हैं. क्लॉज का भी यही फंक्शन है, सेम, सिर्फ फाइनाइट वर्ब होता है. इसी फाइनाइट को ना बोल के बहुत से लोग बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट. तो प्रीडिकेट कहां से शुरू होता है? सब्जेक्ट के बाद जो भी बच जाता है प्रीडिकेट, और सब्जेक्ट के बाद वाक्य तब तक नहीं होगा जब तक फाइनाइट नहीं आएगा. तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट एंड ईटीसी. तभी तो मैं डिफाइन किया था सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ईटीसी. ईटीसी नहीं मिल सकता, सिर्फ अकेले फाइनाइट वर्ब मिल सकता क्लॉज है. अब आइए जल्दी से काइंड्स ऑफ क्लॉज को देखते हैं, कितने प्रकार के क्लॉज होते हैं. ये आज हमारा टॉपिक है. क्लॉज दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉज. खूब ध्यान से सुनिए. क्लॉज दो प्रकार के होते हैं. यस, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज. फिर सुनिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, आजाद, और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज. इसी डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस में जब इसको एनालाइज करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर वो एक है, एकमात्र है, तो प्रिंसिपल क्लॉज है. अगर एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो एक प्रिंसिपल हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सीसी. तो चलिए पहले देखते हैं, बहुत आसान है. ऐसा क्लॉज, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखते हैं, स्वतंत्र. चलिए मैंने यहां लिख भी दिया था, इंडिपेंडेंट क्लॉज माने स्वतंत्र, स्वतंत्र, आजाद. इसीलिए सेंटेंस में जब ये प्रयुक्त होता है तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य. क्यों कहा प्रधान, क्यों कहा इंडिपेंडेंट? ये किसी पर आश्रित नहीं होता अपने अर्थ के लिए और बनावट के लिए. इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन. ये खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है. तो बिल्कुल आसान है. ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ में पूर्ण हो, ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए किसी पर आश्रित ना हो, अर्थात ऐसा क्लॉज जो अपने पैरों पर खड़ा रह सके, उसे कहा जाता है स्वतंत्र, उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. राइट? ए क्लॉज that is complete in its meaning is an independent clause. या फिर यूं कहे, a clause that can stand on its own is called an independent clause. उसको independent कहते हैं. यानी ये अपने अर्थ के लिए, बनावट के लिए किसी पर आश्रित नहीं हो. अब आता है दूसरा डिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट का अर्थ होता है आश्रित. जैसे आप छात्र हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए, पुस्तक के लिए, पैसों के लिए अपने गार्जियन पर डिपेंड हैं, तो आप आश्रित हैं. इसलिए उसको अधीनस्थ भी बोलते हैं. चलिए, तो दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक इसका उल्टा, ए क्लॉज that is not complete in its meaning, or that depends on another clause for its meaning, or you can say clause that cannot stand on its own.
इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ में पूर्ण नहीं हो, यानी ऐसा क्लॉज जिसको वाक्य में बने रहने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित होना हो, या फिर ऐसा क्लॉज जो अपने पांव पर खड़ा अकेले नहीं रह सके, तभी तो इसको दूसरे की सहारा चाहिए। लंगड़ा है, उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज में लंगड़ा, लंगड़े को हमेशा सहारा चाहिए। एक तंदुरुस्त व्यक्ति का लंगड़ा अकेले नहीं चल सकता, उसे सहारा चाहिए, इसीलिए वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अब इंस्टेंसेस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं समझने के लिए। 2-3 सेंटेंस मैंने लिख रखा है, देखिए उसको। पहला एग्जांपल, ही सेज ए क्लॉज दैट द अर्थ इज राउंड। वेरी सिंपल सेंटेंस। अब इसमें कितने क्लॉजेज हैं? तो मैंने बोला था क्लॉज आप जानते हैं, फाइनाइट वर्ब, जितना फाइनाइट उतना क्लॉज। तो सेज और इज। अब कहां से कहां तक? तो सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ईटीसी का समूह क्लॉज होता है, तो इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब यहां है, और ये दैट कंजंक्शन है जोड़ा है, और यहां से यहां तक दूसरा क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेज को दैट जोड़ा कंजंक्शन। अब देखते हैं, ही सेज वह कहता है, हम इसको अलग से लिख सकते हैं, ही सेज, ही सेड, फुल स्टॉप दे सकते हैं। ये अपने पैरों पर खड़ा है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र है, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्लॉज को रहने के लिए इसकी आवश्यकता है। आप हिंदी में ही कहेंगे देखो तो, वह कहता है कि पृथ्वी गोल है। बोले तो कि पृथ्वी गोल है। कोई उधर से आया, बोले कि पृथ्वी गोल है। हाँ, फिर आप बोले सर हम इतना नहीं बोलेंगे, कि नहीं बोलेंगे, पृथ्वी गोल है बोलेंगे, तो फिर हो जाएगा, वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन आपने दैट से जोड़ा है, तो दैट से क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि ये आश्रित है, ये स्टेटमेंट इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए, यहां से यहां हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। इसी डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस बोलते हैं एससी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इसको कहते हैं पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन शर्त है जब तक एक हो। अगर एक से अधिक स्वतंत्र क्लॉजेज हैं तब सबको तो पीसी नहीं बोलेंगे, तब एक पीसी कहलाएगा और दूसरा जो स्वतंत्र है वो सीसी कहलाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अभी चूंकि हमको 2 क्लॉज को बताना था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इसलिए हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दिया। अब आगे देखेंगे कि सेंटेंस की प्रोबेबिलिटीज क्या है। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स है एंड मिक्स्ड है, कुछ नहीं है। चलिए आगे देखिए, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसको हम अलग से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी ये स्वतंत्र है। लेकिन इतना कहिए तो इफ यू ट्राई अगेन, इफ यू ट्राई अगेन। देखिए फाइनाइट कैन, फाइनाइट पहचानिए, कैन ट्राई, V1 सब्जेक्ट के बाद आया, V1 फाइनाइट है, 2 फाइनाइट, 2 क्लॉजेस। यू कैन ट्राई इट एक क्लॉज, इफ यू ट्राई अगेन दूसरा क्लॉज। तो यू कैन डू इट पहला क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये स्वतंत्र है इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा वाक्य में, और ये आश्रित है इसलिए एससी कहलाएगा। पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, अधीनस्थ। चलिए यहां से देखिए, इफ यू ट्राई अगेन, बोले तो इफ यू ट्राई अगेन, कोई उधर से आए, बोले भाई साहब इफ यू ट्राई अगेन, तो जरूर कहेगा कुछ और बोलो ना जी, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। अगर आप दोबारा कोशिश करें, अगर आप फिर से प्रयास करें, खाली इतना बोले अगर आप फिर से प्रयास करें, नहीं कर सकते तब तक जब तक कुछ और न कहा जाए। इसलिए ये अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने मीनिंग के लिए इस तरह सिद्ध है। ये हटा देंगे, ये अकेले नॉनसेंस हो जाएगा, रबिश। तीसरा एग्जांपल, आई नो व्हाट ही वांट्स। आई नो एक क्लॉज, आई सब्जेक्ट, नो फाइनाइट वर्ब, V1 सब्जेक्ट के बाद V1 है। अगर सब्जेक्ट के शुरू में है तो वाक्य के शुरू में है, या सब्जेक्ट बाद में तो फाइनाइट होता है। या फिर कहा था अगर वो बगैर किसी दूसरे फाइनाइट के साथ रहे तो फाइनाइट है, किसी दूसरा फाइनाइट नहीं है इसलिए फाइनाइट है। व्हाट
ही वांट्स, ठीक से सुनिएगा, ये वांट्स V5 फाइनाइट, दो क्लॉजेस, आई नो एक क्लॉज, व्हाट ही वांट्स दूसरा क्लॉज, दोनों को यहाँ व्हाट से जुड़ा है जो रिलेटिव प्रोनाउन है। यस, इसी चर्चा अभी इसके नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी कर देंगे, डिटेल में बना देंगे, एनालिसिस करेंगे। कुछ बचना नहीं है, मैंने शुरू दिन ही कहा था, धीरे 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 सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आई नो, मैं जानता हूं जो वह चाहता है। अब हम इसको अलग से नहीं लिख सकते व्हाट ही वांट्स। अगर आप ऐसा लिख दीजिए तो व्हाट ही वांट्स, क्या ये सही है? गलत, ये नहीं लिख सकते, इतना हम नहीं लिख सकते। व्हाट ही वांट्स फुल स्टॉप नहीं दे सकते। अब जिनको कोई जानकारी नहीं हो तो कुछ लिख देता है, इसीलिए मुझको इतना दुख होता है। हम जहां हैं वहां भी, हम जिस प्रदेश में हैं वहां भी, जिस शहर में वहां भी, और बाकी शहरों में भी देखते हैं, बाकी प्रदेशों में भी देखते हैं कि बच्चों को कोई जानकारी ठीक से नहीं है। पढ़ रहा बैग लादे हुआ घूम रहा है, सर जी लोग भी अपना लगे हुए हैं। एक एक चीज की जानकारी देना चाहिए, और स्थिति बहुत खराब हो रही है, छात्रों की स्थिति बहुत खराब होने जा रहा है, विस्फोट करेगा देखिएगा। और यही बच्चे जो बगैर जानकारी की डिग्री भगवान के प्रसाद की तरह बांटी जा रही है छात्रों को, और वो डिग्री लेकर के बेरोजगार जब हो जाएंगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू करेंगे। तो भाई पढ़ो ना, अभी स्किल डेवलप कीजिए। खैर, ये व्हाट ही वांट्स नहीं लिख सकते, तो बोले सर वह क्या चाहता है, तो वह क्या चाहता है अगर आप कहते हैं तो व्हाट डज ही वांट, तब साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। क्या ये प्रश्नवाचक है? नहीं है। क्या है? साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ठीक है। तो ही, आई नो व्हाट ही वांट्स, फुल स्टॉप। और अगर प्रश्न होगा तो व्हाट ही वांट्स नहीं होगा, व्हाट डज ही वांट। चलिए याद रखिएगा, तब ये पीसी होता, तो पीसी होता तो फिर ऐसी में नहीं कर सकता, ऐसी नहीं होगा। जो पीसी होता तो सुपरनेटिव कंजंक्शन से जोड़ना पड़ता। और आप याद रखिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य एससी में नहीं रह सकता। एससी में जब भी होगा वो इंटेरोगेटिव नहीं हो सकता, उसको असर्टिव क्रम में रखना होगा। इसलिए देखिए व्हाट तो जोड़ा, ही वांट्स सब्जेक्ट और वर्ब, इसको असर्टिव क्रम बोलते हैं। और अभी जब बोले तो व्हाट डज ही वांट, तब वो इंटेरोगेटिव था, राइट। छोड़िए इन बातों को, आप समझिए। ये पीसी, ये एससी। तीसरा लास्ट, सॉरी चौथा एग्जांपल लास्ट, वी प्रे, हम लोग प्रार्थना करते हैं। V1 फाइनाइट, एक क्लॉज, व्हेन जोड़ा कंजंक्शन, द बेल रिंग्स, बेल सब्जेक्ट और रिंग्स V5। देखिए ठीक से, वी प्रे हम लोग प्रार्थना करते हैं जब घंटी बजती है, व्हेन द बेल रिंग्स। सीधे अकेले बोलेंगे द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसको व्हेन से जोड़ दिया तो व्हेन से शुरू होने वाला क्लॉज हो गया सी। ये डिपेंडेंट है किस पर? इस पर। जब तक ये ना कहे इसका कोई अर्थ नहीं। फिर वही एग्जाम्पल बोलेंगे आपसे, जो कोई उधर से आए, खाली बोलिए आप, कोई व्यक्ति आए, आप बोले व्हेन द बेल रिंग्स, व्हेन द बेल रिंग्स, भाई साहब कोई अर्थ है? तो बोले बोलो ना भाई क्या बोलना चाहते हो। जब आप ये बोलेंगे तो मीनिंग हो जाएगा। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, और इसको अलग से आप नहीं कर सकते। व्हेन द बेल रिंग्स, इसको चाहिए एक दूसरा क्लॉज जिस पर यहां शिफ्ट होगा, और ये दूसरा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। इंडिपेंडेंट है सेंटेंस में, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, शर्त अगर एक हो। अब रहा कि क्या सर जी ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें 2 एससी हो, 2 एससी की 20 एससी भी आप रख सकते हैं, लेकिन शर्त है एक न एक पीसी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बोला एससी लगड़ा है, वो एक भी है तो अकेले नहीं रह सकता, और 2 भी है तो अकेले, 2 भी है तो 2 एससी नहीं रह सकते। एक न एक उसको प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए, एक न एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। अब अगर सर एक से अधिक इंडिपेंडेंट जरूर रह सकता है, एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो,
अब कहते हो सीता इज लेबोरियस, सीता परिश्रमी, बट सी इज पुअर, लेकिन वो गरीब है। इसको जो बट से जोड़े कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दोनों स्वतंत्र है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो सीता इज लेबोरियस को बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा भी स्वतंत्र है, उसको प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये सिर्फ कंजंक्शन से तय हो जाता है, राइट। इसलिए आपको कंजंक्शन जानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का चार्ट ले लीजिए, अगर उससे जुड़ा है तो कंपाउंड सेंटेंस है, एक पीसी एक सीसी, नहीं अगर आश्रित है तो एक पीसी एक एससी। और आश्रित को किसे जोड़ते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब से। लेकिन सावधानी है, कहां रखना है कि मैं पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउन दो इंडिपेंडेंट को भी जोड़ते हैं, यानी कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है कभी कभी जो स्वतंत्र क्लॉज को जोड़ता है, यानी पीसी और सीसी निकलेगा। तो वो सारी कैसे समझेंगे? रुकिए, थमिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। इस सब के लिए चाहिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन का ज्ञान। रिलेटिव प्रोनाउन दो अर्थ में जोड़ता है, डिफाइनिंग सेंस में, कंटिन्यूटिव सेंस में। अभी कुछ नहीं समझिएगा, अगर कंटिन्यूटिव सेंस में है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, वहां कॉमा रहता है। नहीं अभी नहीं समझे, छोड़िए इसको, अभी आप समझिए। क्लॉजेस दो होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब क्या है, अगर इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट है तो एक पीसी एक सीसी, और इसको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। अगर एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट है तो पहला पीसी दूसरा एससी, एससी को जोड़ने के लिए तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। कौन कौन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? अगर मैं जल्दी से कह दूं, दैट, सो दैट, if, when, unless, until, because, as, since, then, THN, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन है? and, but, yet, so, hence, therefore, now, either or, neither nor, or else, hence, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। for भी है, only भी है, to भी है, as well भी है, as well as भी है। तो आप उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का चार्ट रख लें, बाकी सब सबऑर्डिनेटिंग। तो कंजंक्शन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कंजंक्शन देख लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड, बट, येट, सो, हेंस, देयरफॉर, दो, येट, नाउ, फॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, और एल्स, ये सब। THEN देन कोऑर्डिनेटिंग है, और बाकी सब सबऑर्डिनेटिंग है। कौन कौन सबऑर्डिनेटिंग भाई? दैट, सो दैट, unless, until, if, whether, because, since, as, then, THN, then, और फिर relative adverb, why, when, where, how. relative pronoun, who, which, that, as, but, what. लेकिन relative pronoun में थोड़ा सावधानी करें। चलिए वो आगे की बात है, एडवांस स्टेज में पूछेंगे, फिर इस पर बना देंगे आगे वीडियो। कभी अभी नहीं बनाएगा इस पर वीडियो, इस पर क्लास आगे, तब तक इतना काफी ज्ञान है, आप ये समझ गए। क्लॉजेस दो होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अगर एक से अधिक इंडिपेंडेंट है तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, कंजंक्शन शुरू होगा सीसी होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बगैर कंजंक्शन का ही रहता है। मैंने पिछले क्लास में कहा था जल्दीबाजी में, एक से अधिक इंडिपेंडेंट है, कोई कंजंक्शन नहीं, कहता आई शॉ कॉमा आई केम कॉमा आई शॉ कॉमा आई कंकर्ड। ये तीन क्लॉजेज हैं, केम शॉ कंकर्ड, V2 आई केम आई शॉ आई कंकर्ड, कॉमा से रख दीजिए। तो कॉमा इज इक्वल टू एंड, आई केम एंड आई शॉ एंड आई कंकर्ड, ये तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो पहले को कह दीजिए आई केम पीसी सीसी। खैर चलिए ना, तो क्लॉजेज के बारे में जानकारी मिल गई। दो होते हैं सेंटेंस में, एक न एक प्रिंसिपल क्लॉज का हो, एक न एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का रहना जरूरी है। चाहे सेंटेंस कंपाउंड हो कि कॉम्प्लेक्स हो, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए ही चाहिए, माने एक स्वतंत्र क्लॉज चाहिए इंडिपेंडेंट, नहीं तो सेंटेंस नहीं रह सकता। राइट, थैंक यू, एनफ फॉर टुडे, बाय।